क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर था मूल्य निर्धारण, व्यू रचना एवं वितरण के माध्यम, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पार्ट नंबर 2 पर हम आएंगे। मूल्य के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरीके होते हैं मूल्य को निर्धारित करने के। मूल्य रणनीतियाँ, मूल्य निर्धारण, व्यू रचना या प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। प्लानिंग चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेटेजीज या व्यू रचना क्या होती है। तो मूल्य हम जो निर्धारित करेंगे वो इस प्रकार से निर्धारित करें कि बाज़ार में हमारी वस्तु जो है उसकी बिक्री ज़्यादा हो, ग्राहकों को भी ये पसंद आए और हमारे को भी काफ़ी लाभ हो। तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज़ क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विपणन प्रबंधक या मार्केटिंग मैनेजर हमारा जो होता है वो बाज़ार की अलग अलग जो सिचुएशंस हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, उनसे निपटने के लिए अलग अलग प्रकार की मूल्य रणनीतियों का सहारा लेता है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज़ का सहारा लेता है। तो सबसे पहली जो हमारी विधि है, तरीका है, स्ट्रेटेजी है, उसको हम बोलते हैं ऊंची मूल्य रणनीति या हाई प्राइस स्ट्रेटेजी। नाम से क्लियर है, ऊंची मूल्य, हाई प्राइस, जिसका कि जहाँ पर की कंपनी अपनी वस्तु का मूल्य ऊंचा रखती है। तो जब अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे समझें इसे, कि जब प्रतियोगी वस्तुएं बाज़ार में नहीं आती, हमने कोई नई वस्तु बनाई है और हमारी जैसी वस्तुओं की कंपटीशन में कोई और वस्तु बाज़ार में नहीं आई, तब तक हम अपने मूल्य को ऊंचा रख सकते हैं कि और कोई वस्तु तो है नहीं, केवल हम ही बेच रहे हैं, तो अधिक मूल्य हम ग्राहकों से ले सकते हैं। जब तक कि प्रतियोगी वस्तुएं, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं आते, तब तक वस्तु के मूल्य ऊंचे रखे जाते हैं। इस प्रकार का जो तरीका होता है, इस विधि को हम मलाई उतारने वाली रणनीति या स्कीमिंग द क्रीम स्ट्रेटेजी कहते हैं, कि जब तक कोई और बाज़ार में नहीं है तब तक दूध की सारी मलाई आप निकाल लो। अगला है प्रतियोगी वस्तुएं बाज़ार में आने पर जैसे ही कोई और कंपनी आ जाएगी, तुरंत हम अपना मूल्य घटा सकते हैं। तब उनके साथ में जो मूल्य होगा वैसे ही हम मूल्य रख लेंगे। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो अच्छी क्वालिटी की वस्तु को खरीदना चाहते हैं, चाहे उसके मूल्य अधिक क्यों ना देने पड़े। वो ग्राहक इस प्रकार की हमारी स्ट्रेटेजी से के लिए सामान खरीदने के लिए भी तैयार होते हैं और हम उन ग्राहकों की मनस्थिति का लाभ उठा सकते हैं। यह विधि एक कंपनी तभी अपनाती है जब हमारे उत्पाद, मतलब हमारा प्रोडक्ट, हमारी वस्तु का ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो, और लोकप्रिय हो जाने के कारण लोग हमारी वस्तु की जितनी मर्जी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं, बस वो ब्रांडेड वस्तुएं क्रय करना चाहते हैं। अब ये विधि जो है कौन सी दशाओं में उपयुक्त है या कहाँ कहाँ पर ये मेथड जो है अच्छे तरीके से लाभ देता है। पहला है, यदि ब्रांड नेम अत्यंत लोकप्रिय हो। इफ़ द ब्रांड नेम हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, यदि हमारा ब्रांड नेम बहुत लोकप्रिय हो गया, ग्राहक हमारी वस्तु के कोई खरीदना चाहते हैं और कोई वस्तु नहीं खरीदना चाहते हैं, तो हम मूल्य बढ़ा भी सकते हैं, और जितना मर्जी मूल्य बढ़ाएं ग्राहक उसको भी खरीदेंगे। सेकंड पॉइंट है, यदि उत्पाद अत्यंत उच्च श्रेणी का हो। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, हमारा उत्पाद, हमारी वस्तु की क्वालिटी बहुत हाई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की वस्तु है, तो भी ग्राहक उसके ज़्यादा मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं। यदि कंपनी ने किसी नए उत्पाद का आविष्कार किया हो, द कंपनी हैज़ इन्वेंटेड सम न्यू प्रोडक्ट, कोई नया उत्पाद, नई वस्तु का आविष्कार हमने किया, अभी तक और किसी कंपनी के पास वो वस्तु नहीं है या और कोई कंपनी बनाती नहीं है, तो फिर हमारी कंपनी की वस्तु ही ग्राहक क्रय करेंगे और ज़्यादा मूल्य पर भी क्रय करेंगे। डी पॉइंट है, यदि कंपनी बाजार में एकाधिकार की स्थिति में हो, द कंपनी इज ऑन द मोनोपोली पोजीशन इन द मार्केट, मार्केट में यदि एकाधिकार की स्थिति में हमारी कंपनी है, केवल हमारी कंपनी है और कोई कंपनी बाजार में उस वस्तु को नहीं बनाती, तब भी हम जितना मर्जी चाहे प्राइस ग्राहकों से उसका वसूल कर सकते हैं। सेकंड है, नीची मूल्य रणनीति या लो प्राइस स्ट्रेटेजी। अब नीची मूल्य रणनीति या लो प्राइस का मीनिंग आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने अपनी वस्तु का मूल्य नीचा रखा है, लो रखा है। तो ऐसा कब कब आवश्यक होता है? पहला, जब बाज़ार में टिके रहने के लिए हमारे को मूल्य कम रखना है, नहीं तो हमारी वस्तु नहीं बिकेगी, बाकी कंपनियों के मुकाबले में हम कम मूल्य रखते हैं। दूसरा, जब नया उत्पाद हम बाज़ार में उतारते हैं और पर नई वस्तु हम बाज़ार में फर्स्ट टाइम उतारने जा रहे हैं, पर उसके प्रतियोगी उत्पाद पहले से बाज़ार में उपस्थित हैं, जो हम वस्तु बाज़ार में ला रहे हैं वैसी वस्तुएं पहले से मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हमारे को कम प्राइस ही रखना होगा। यह रणनीति प्रतियोगियों को हतोत्साहित करती है। यदि हमारा प्राइस कम होगा तो हमारी कंपटीशन में जो और कंपनियां हैं वो थोड़ा पीछे हटने लगेंगी कि हम इतना कम कीमत पर बेचेंगे तो हमको तो कोई लाभ ही नहीं होगा। तो बाज़ार में काबू कर पाना
इससे सफल होता है। यदि हम कम प्राइस रखते हैं तो क्या होगा, बाकी कंपनियां धीरे धीरे पीछे हट जाएंगी और हमारी ही वस्तु ज़्यादा बिकेगी। और हमारी वस्तु जब ज़्यादा बिकेगी तो बाज़ार में हमारा ही ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार होगा। बाज़ार में हम बाज़ार सारा हमारे काबू में होगा। इस विधि से नए प्रतिस्पर्धी जो होते हैं बाज़ार में प्रवेश नहीं करते। यदि हमने पहले ही प्राइस कम रखा हुआ है तो और कोई कंपनी बाज़ार में आएगी नहीं और उस टाइप का बिज़नेस शुरू नहीं करेगी, तो हमारे कंपटीशन में बहुत कम कंपनियाँ आएंगी। ये विधि हम तब अपनाते हैं जब वस्तु की तीव्र प्रतिस्पर्धा हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा हो, बहुत ज़्यादा कंपनी वस्तु को बेच रही हो, तो ऐसी स्थिति में हम ये विधि अपनाते हैं। या फिर हमारा ये भी उद्देश्य हो सकता है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से लार्ज स्केल इकोनॉमीज़, बड़े पैमाने की मितव्ययताएँ हमारे को प्राप्त होती हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बहुत लार्ज स्केल पर चीज़ बनाने से हमको सस्ती पड़ती है, फिर हम जनता को भी जो है इस प्रकार की वस्तु कम कीमत पर दे पाते हैं। जब जनता द्वारा उस वस्तु को अपने दैनिक जीवन का अंग बना लेने की संभावनाएं काफ़ी हों, हमें लगता है कि अगर हम कम कीमत पर बेचेंगे तो धीरे धीरे लोग इसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे, मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो हमारे ग्राहक हो जाएंगे। तब हम उसका खूब लाभ कमा सकते हैं। तो इस विधि जो ये मेथड है कौन सी दशाओं में उपयुक्त है? पहला है हमारा, यदि नए उत्पाद के लोकप्रिय होने की प्रबल संभावना हो, पॉसिबिलिटी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट गेटिंग द फेमस इज़ मोर। हम हमारी वस्तु जो हमने बनाई है, नई वस्तु जो हम बना रहे हैं, यदि हम इसको कीमत को कम रखते हैं तो धीरे धीरे हमें लगता है कि वस्तु बहुत लोकप्रिय हो जाएगी। और यदि ये लोकप्रिय हो जाएगी तब हम इससे खूब लाभ कमा लेंगे, इसलिए हम ये प्राइस तकनीक अपनाते हैं। सेकंड है, यदि बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं, इफ़ वी वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल इकोनॉमीज। अभी हमने पढ़ा कि हम थोड़ी थोड़ी कीमत पर बेचेंगे, जब वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी तो लार्ज स्केल इकोनॉमीज हमको प्राप्त हो जाएंगे, बड़े पैमाने के लाभ होंगे, तब हमारे को अपने आप ही ज़्यादा बिक्री होने पर अधिक लाभ हो जाएगा। थर्ड, यदि निर्माता का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करना है, इफ़ द प्रोड्यूसर वांट टू डिफीट ड कॉम्पिटिशन, वो चाहता है कि कंपटीशन में हम ही आगे निकलें, बाकी कंपनियां पीछे हो जाएं, तो वो बहुत कम लाभ के ऊपर भी वस्तु को बेचने पर तैयार होता है। डी पॉइंट है, यदि मूल्य वृद्धि पर सरकारी हस्तक्षेप की संभावना हो, इफ़ देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्राइस हाइक। यदि हमें लगता है कि सरकार ने कोई नियम बनाया है कि हम इस वस्तु की कीमत इससे अधिक नहीं कर सकते, तो भी उससे कम ही हमारे को वस्तु की कीमत रखनी होगी, तो ये लोअर प्राइस स्ट्रेटेजी कहा जाता है। अब उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू ई आर हॉकिंस भी कुछ प्राइस स्ट्रेटेजीज दी गई हैं। ई आर हॉकिंस के अनुसार कुछ और जो है ये कम मूल्य या मूल्य निर्धारण की व्यूह रचना या रणनीतियाँ बताई गई हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। या तो आप इनको सारे इकट्ठे शो कर सकते हैं 9 पॉइंट्स, या फिर 1 2, उसके बाद पहले वाले 2 पॉइंट अलग से और इसके पॉइंट अलग से। तो इसमें पहला पॉइंट जो इसने दिया वो था विषम मूल्य निर्धारण या ऑड प्राइसिंग। तो विषम मूल्य निर्धारण का मतलब है ऐसे मूल्य का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है जो ऑड नंबर से समाप्त होता है। इससे क्या है, बिक्री में वृद्धि की जा सकती है। एग्जांपल के लिए हम 500 की जगह 495 पर वस्तु को बेचते हैं। यद्यपि ऐसा करने से गणना करने का काम कुछ कठिन हो जाता है तो 500 केवल 5 रुपये हमने कम लिए, तो इसमें ग्राहक को लगता है कि ये 400 कुछ है, 500 नहीं लग रहा उसको। तो इस विधि में क्या होता है कि जो 500 की चीज़ थी उसका हिसाब किताब करना है कि 10 चीज़ें बेचें सीधा 5000, पर यहाँ पर जब 5 रुपये हम कम ले रहे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। दूसरा प्रकार हमारा है मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण या साइकोलॉजिकल प्राइसेस। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव ग्राहकों पर डालते हैं कि प्राइस जो है उसको राउंड फिगर में नहीं दिखाते, उसकी जगह उसको कुछ कम करके दिखाते हैं। जैसे मान लो 3 लाख रुपए की कोई वस्तु है, उसको हमने बोला कि 3 लाख की नहीं है, 2,85,000 की है, तो ग्राहक को लगता है कि 3 लाख की नहीं है ये, चाहे 15,000 ही कम है, पर फिर भी ग्राहक को लगता है कि इतनी कम है ये। तो ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि ये 3 लाख में नहीं है, ये 2 लाख कुछ का है, ठीक है, इसलिए वो उसे खरीद लेता है। थर्ड पॉइंट है प्रतिष्ठा मूल्य निर्धारण या प्रेस्टेज प्राइसिंग। तो यहाँ पर प्रतिष्ठा मूल्य निर्धारण का मतलब है हम अपनी प्रतिष्ठा को नहीं गवाते, उसे कम नहीं करते, अपने सम्मान को हम कम नहीं करते, अपनी प्रेस्टेज को कम नहीं करते। यहाँ पर इसमें प्रतिस्पर्धी या स्थानापन्न वस्तुओं की तुलना में मूल्य जो है वो ऊंचा निर्धारित किया जाता है। हमारे कंपटीशन में और कंपनियों के रेट जितने मर्जी हम उसे ध्यान नहीं देते,
उसकी प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट चीज़ें वो होती हैं, जिसका मतलब है कि इसकी जगह ये चीज़ प्रयोग की जा सकती है, उसको भी हम नहीं देखते। हम केवल अपना ही मूल्य देखते हैं और वो भी बहुत हाई रखते हैं। हम अपने मान सम्मान से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इसे भी वही जो हमने पहले कहा था, स्कीमिंग द क्रीम स्ट्रेटजी कहा जाता है, ये बिल्कुल उसी की तरह है। पर ऐसा तभी होता है जब वस्तु की बिक्री प्रतिस्पर्धा की वस्तुओं की बिक्री से भिन्न करना संभव होता है। बाकी जैसे बेच रहे हैं हमने वैसे नहीं बेचना, हमारा तरीका अपना ही है और हम अपने तरीके से अपने ही रेट पर बेचेंगे, तब ये तरीका अपनाया जाता है। अगला हमारा है प्रतिस्पर्धा का सामना करना, मीटिंग द कंपटीशन। जब मूल्य युद्ध या प्राइस वॉर से बचने के लिए प्रतियोगियों के अनुसार ही मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। कंपटीशन का सामना करना, इसलिए हमारे को क्या करना होगा, जैसे कॉम्पिटिटर्स हमारे प्रतियोगियों ने जो मूल्य रखा है, हमारे को भी उनके साथ ही चलना होगा। यदि मूल्य उन्होंने ज़्यादा रखे हैं तो हम भी ज़्यादा रखते हैं, और वो कम रखते हैं तो हम भी कम रखते हैं। इसे मीटिंग द कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा का सामना कहा जाता है। अगला है परंपरागत मूल्य या कस्टमरी प्राइसेस। परंपरागत मूल्य मतलब जो पहले से परंपरा चली आ रही है। इसमें क्या होता है, इन मूल्य में अगर हम थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं तो ग्राहक इसका विरोध करते हैं। इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि भाई अगर कीमतें बढ़ रही हैं, मूल्य हम बढ़ा नहीं सकते, तो वस्तु के आकार को कम कर दो, ठीक है, वस्तु के साइज़ को घटा दो। तो यहाँ पर वस्तु के साइज़ को घटाकर हम वस्तु के मूल्य को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि टॉफ़ी जिसका मूल्य 1 रुपये है, तो जब उसका मूल्य हम ज़्यादा कर देंगे तो ग्राहक उसका विरोध करेंगे कि नहीं, पहले तो इतने की आती थी, हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे। या फिर आइसक्रीम कुल्फ़ी की हम बात करें तो 5 रुपये इसका रेट फिक्स है, बहुत समय से हम पे कर रहे हैं, तो इसकी परंपरा इतनी है, इसलिए हमारे को मजबूरी में उतना ही रखना पड़ता है। अगला है द्वैत मूल्य रणनीति या ड्यूअल प्राइस स्ट्रेटेजी। द्वैत मूल्य का मतलब है दो, द्वैत शब्द दो से बना है, ड्यूअल का मतलब होता है दो। एक ही बाजार में दो कीमतों पर अलग अलग ब्रांड का प्रयोग करके हम सामान बेचते हैं। मतलब बाजार में हमारी वस्तुओं की दो कीमतें हैं। जैसे सरकार ने एक कीमत बताई, हम उस पर बेच रहे हैं, परंतु कि गरीब लोगों के लिए, और दूसरी कीमत जो है अमीर लोगों के लिए हम लोगों ने रखी है। तो ये हो गया एग्जांपल, जैसे कि सरकार द्वारा चीनी का विक्रय, तो वहाँ पर हम कम मूल्य पर बेच रहे हैं सरकारी नियंत्रण के कारण, पर जो अमीर ग्राहक हैं उनके लिए अधिक कीमत पर वस्तु को बेच रहे हैं। आटे की बात करें तो आटा जो है ऑर्डनरी जो है कम में कीमत पर मिलता है। जो ब्रांडेड कंपनियां हैं केवल अपने पैकेट अलग लगा कर वही चीज़ वो ज़्यादा मूल्य पर बेच रही हैं। 7 पॉइंट है भौगोलिक मूल्य निर्धारण या जियोग्राफिकल प्राइसिंग। तो यहाँ पर विपणन करता है या मार्केटर जो होता है एक बड़े क्षेत्र में सेवाएं दे रहा होता है, हम बोले बहुत बड़े क्षेत्र में, पूरे देश में या विदेशों में भी सेवाएं दे रहा है, तो उसने क्या किया होता है, पूरे बाज़ार को अलग अलग जोन्स या क्षेत्रों में बांट देता है और अलग अलग क्षेत्रों के वो मूल्य अलग अलग निर्धारित करता है। इसका अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं विदेशी व्यापार के बारे में, कि हमारे देश के व्यापारी जो हैं हमारे देश में वस्तुओं की कीमतें कुछ कम रखते हैं, जबकि विदेशों में वस्तु बेचनी हो तो हमारे देश में वस्तु का मूल्य अधिक रखते हैं और विदेशों में वस्तु का मूल्य कम रखते हैं। तो यहाँ पर जोग्राफिकल या क्षेत्र या भूगोल के आधार पर वस्तुओं के मूल्य अलग अलग डिसाइड किए जाते हैं। अगला है टॉपिक हमारा स्थान या फिर प्लेस। वस्तु को ग्राहकों के पास उचित समय पर पहुंचाना, उचित मूल्य पर पहुंचाना, उचित स्थान पर पहुंचाना, उचित मात्रा में उपलब्ध करवाना ज़रूरी होता है। वस्तु का जब निर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बाद उत्पाद मतलब वस्तु का स्थानांतरण उत्पादन के स्थान से उपभोग के स्थान पर किया जाता है। भौगोलिक वितरण का अर्थ क्या है, अगला मीनिंग ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भौगोलिक वितरण मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकली वस्तु को उठा करके दूसरी जगह पहुंचाना। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ग्राहकों के घर तक पहुंचाना। तो वितरण का माध्यम यहाँ पर चुना जाता है कि हम कैसे पहुँचाएँ। ट्रेन में जाएगा, जहाज़ में जाएगा, बस में जाएगा, ट्रक में जाएगा, या फिर अपने ट्रक जीप्स में जाएगा, किस तरीके से हमारी गाड़ियों में जाएगा, वो वितरण का माध्यम कहलाता है। विक्रेताओं की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है कि कौन कौन से हमारी वस्तु को बेचेंगे। यहाँ पर समस्या ये होती है कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन साधनों के द्वारा भेजा जाए, कहाँ पर इसके भंडार गृह बनाए जाएँ, कहाँ पर गोदाम बनाए जाएँ जहाँ पर कि हम वस्तु को स्टोर करें, ये ताकि जैसे ही ऑर्डर आता है, आदेश आता है किसी दुकानदार या ग्राहक का, उसकी पूर्ति हम जल्दी से जल्दी कर सकें। तो कम से कम लागत के ऊपर पहला पॉइंट आ जाएगा, कम से कम लागत के ऊपर वस्तु को भिजवाना और कम से कम समय में वस्तु को ग्राहक के पास भिजवाना, ये दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को भौतिक वितरण भी कहते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है
भौतिक वितरण की विपणन जगत में भूमिका। रोल ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन मार्केटिंग वर्ल्ड। मार्केटिंग वर्ल्ड में भौतिक वितरण का क्या महत्व है? तो क्रेता जब वस्तु चाहता है तो उसे तुरंत ही वस्तु मिलनी चाहिए। यदि तुरंत वस्तु हम नहीं दे पाते तो वो किसी और विक्रेता की वस्तु को खरीद लेगा और हमारा ग्राहक हमारे हाथ से चला जाएगा। तो वस्तु यदि हम तुरंत ग्राहक को जैसे ही मांगता है वैसे ही हम वस्तु दे देते हैं उसको, तो ऐसे निर्माता की ख्याति में वृद्धि होती है कि इस कंपनी की वस्तु अब जब मर्जी खरीद लो मिल जाती है, तो हमारी गुडविल इसमें बढ़ती है और ग्राहक भी संतुष्ट होते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि वस्तु को जब वितरण किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, भिजवाया जाए, तो उसका व्यय कम से कम होना चाहिए, खर्चा इसका कम से कम आना चाहिए और क्रेता को भी वस्तु की कम लागत पर ही वस्तु हम दे पाएँ। बहुत ज़्यादा कीमत ग्राहकों से नहीं लेनी है। तो इसमें पहला पॉइंट आ गया उत्पादन एवं उपभोग में सामंजस्य में, एडजस्टमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, उपभोग का मतलब है ग्राहक के द्वारा वस्तु को यूज़ करना, ठीक है, कंजम्पशन। तो दोनों में बराबरी होनी चाहिए। भौतिक वितरण मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करता है। भौतिक वितरण मतलब जितनी ग्राहक मांग करता है उतनी हम सप्लाई करते हैं, वस्तु की पूर्ति करते हैं। भंडार की सुविधा यहाँ पर भी की जाती है। भंडार मतलब उन्हें गोदामों में, वेयर हाउसेज में रखना। मौसमी उपभोग व वर्ष भर उत्पादन बनाए रखने में ये सहयोग देता है। मौसमी उपभोग मतलब जिन वस्तुओं का यूज़ एक महीने, एक मौसम में ही किया जाता है। और वर्ष भर उत्पादन मतलब पूरा साल हम उत्पादन करते हैं और उसकी बिक्री केवल एक महीने में होती है। तो कैसे होगा? उसको हम गोदामों में स्टोर करके रखते हैं। जैसे ऊनी माल का उत्पादन पूरा वर्ष भर किया जाता है, परंतु उनका उपभोग या यूज़ जो है वो सर्दियों में ही किया जाता है। वस्तु के उत्पादन के स्थान से, जहाँ पर उसकी प्रोडक्शन हुई है, वहाँ से उपभोग के स्थान तक वस्तु जो है कैसे पहुँचती है? भौतिक वितरण के माध्यम से ही पहुँचती है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, गाड़ियों इत्यादि में जो नाशवान वस्तुएं होती हैं, जिनको हम पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं, उनको वातानुकूलित भंडारों में रखकर मांग वाले स्थान पर पहुंचाया जाता है। जो जल्दी ख़राब हो जाने वाली चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह जैसे एग्जांपल हमारा हो गया, तो उनको जब हम बहुत दूर किसी दूसरे शहर में ले जाते हैं तो वो ऐसे कंटेनर, ऐसे बॉक्स, ऐसी गाड़ियों में ले जाई जाती हैं जो कि एयर कंडीशनड, वातानुकूलित होती हैं। कोल्ड स्टोरेज हम उसको बोलते हैं। उसमें ही ले जाते हैं हम दूसरी जगह पे, ताकि रास्ते में वो ख़राब ना हो जाए। अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन मांग से पूर्व ही कर लिया जाता है। काफ़ी सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका कि उत्पादन जब मांग आएगी उससे बहुत पहले कर लेते हैं। मतलब एग्जांपल हमने दिया कि दिवाली पर मिठाइयाँ, बर्तन इत्यादि की खूब बिक्री होती है, परंतु इनका उत्पादन जो है वर्ष भर चलता रहता है या पहले ही कर लेते हैं। सेकंड है मध्यस्थों को निश्चित करना। मध्यस्थ कौन हो गया? मिडलमैन। मिडलमैन का मतलब हमारे थोक के व्यापारी और फुटकर व्यापारी, इनको निश्चित करना, ये डिसाइड करना कौन होंगे। तो प्रबंधकीय निर्णय वितरण माध्यम को निश्चित करते हैं। प्रबंधकीय निर्णय का मतलब मैनेजर्स का ये निर्णय होता है कि हम वितरण के माध्यम को निश्चित करें कि कैसे हम वस्तु को ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। ये प्रबंधक डिसाइड करते हैं। निर्माता ये निर्णय लेता है, मैन्युफैक्चरर ये निर्णय लेता है कि स्टॉक रखने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर सार्वजनिक गोदामों की सेवाएं लेंगे या नहीं लेंगे। कि हमने अगर सामान रखना है तो हम क्या करेंगे? अपने गोदाम मत बनाओ, बल्कि पब्लिक गोदाम जो होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो गोदाम होते हैं, उन्हीं में अपनी वस्तु को जाके अलग अलग जगह स्टोर कर दो। ऐसे में निर्माता को स्वयं अपने गोदाम रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, यदि प्रबंधक यह निर्णय लेता है कि हम शाखाएं खोलेंगे, ब्रांचेस खोलेंगे। ब्रांचेस का क्या मतलब होता है? अपनी दुकानें खोलेंगे, ठीक है, जैसे बाटा शू कंपनी वगैरह। यदि हम अपनी दुकानें खोलेंगे, इसका मतलब है कि वितरण का माध्यम सीधा होगा हमारा। हम अपनी वस्तु बनाएंगे फैक्ट्री में और अपनी ही दुकान में सीधा ही भिजवा देंगे। तो वितरण का माध्यम स्ट्रेट है हमारा, तो उपभोक्ता तक सीधा ही हम वस्तु को पहुंचाएंगे। तो अपने गोदामों का इंतजाम हमारे को करना होगा।